हम चीन के शहर चंगडाओ चलते हैं, जहां शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफ़ा का इजलास ख़त्म हो गया है। मुश्तरका एलामिया जो है वो इसलिए रुक गया कि जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा थे राजनाथ सिंह, उन्होंने इस पे दस्तखत नहीं किए। वैसे आपको पता है शंघाई ताउन तंजीम के 10 अरकान हैं और 10 को मुत्तफ़िक़ होना पड़ता है। 9 मुत्तफ़िक़ हो गए, लेकिन एक जो है वो अड़ गया। वजह ये थी कि मुश्तरका एलामिया में ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और इस सिलसिले में बलूचिस्तान का रेफरेंस दिया गया था। भारत का इसरार था कि इस एलामिया में कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाली दहशतगर्दी का हवाला भी दिया जाए, मगर भारत को पहलगाम का नाम डलवाने में कामयाबी नहीं हो सकी। भारत ने हालिया महीनों में पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए बहुत सख्त मेहनत की है। उसने IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्ज़े रुकवाने की भी कोशिश की, FATF वालों के सामने भी दुहाई दी, कई ममालिक में अपने वफूद भेजे और उन्हें बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में कितनी शानदार कामयाबी हासिल की है। लेकिन अब भारत को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा बेचारा। बड़ी अफसोस की बात है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो ज़्यादातर रिपोर्टिंग मैं देख रहा हूँ वो इंडियन मीडिया की है और उसमें वही रिवायती किस्म की हेडलाइंस हैं, इंडिया स्नब्स चाइना। अगर आप हिंदी लैंग्वेज मीडिया देखें तो उसमें फिर वो मुंह तोड़ जवाब वाली जुमले इस्तेमाल होने लग जाते हैं। पाकिस्तान में मैंने इसके ऊपर कदरन कम रिपोर्टिंग देखी है। जो रिपोर्टिंग देखी भी है वो यूजुअली बेस्ड ऑन इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स है। तो हमने कहा कि थोड़ा पता करने की कोशिश करें कि शंघाई ताउन ऑर्गेनाइजेशन तंजीम में हुआ क्या है और क्या ये गैर मामूली है, क्या ऐसे ही होता है, इसकी लार्जर इम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो आज हमने दावत दी है एक बार फिर हमारे दोस्त और फेलो जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ साहब को। कामरान, थैंक यू वंस अगेन। जैसे मैं अभी बोल रहा था, आपने यकीनन सुना होगा, ज़्यादातर हम इंडियन मीडिया कवरेज ही देख रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड वहाँ पर क्या हुआ था SCO में? देखें, SCO में आपको पता है कि इस वक्त 2 तरह के इजलास हुए थे। एक तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का हुआ था, उसके बाद फिर जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं SCO के, उनकी मीटिंग हुई थी। और आमतौर पर होता ही है कि इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं तो उसका पहले ही जो एलामिया है वो तैयार कर लिया जाता है, उसके ऊपर गुफ्तो शनीद होती है अगर किसी मेंबर को कोई ऑब्जेक्शन हो या कोई भी चीज इंक्लूड करनी हो। और तमाम जो फैसले हैं SCO के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो कंसेंसस से होते हैं। ये हमें याद रखनी चाहिए बात कि अगर किसी एक रुकन को भी एतराज होगा तो वो फिर डॉक्यूमेंट जो है वो जारी नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो इशू सामने आया कि जो ड्राफ्ट सर्कुलेट किया गया जिस पर भारत के अलावा बाकी तमाम जो अरकान थे उनका इत्तेफाक था, और उसमें 2 बड़ी अहम चीजें थी। एक तो पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था। भारत के इसरार के बावजूद जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, खास करके बलूचिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस पर, और ये जो 2 बुनियादी इश्यूज थे जिसकी वजह से जब वो ड्राफ्ट भारत के पास गया और उनके डेलीगेशन के पास गया तो उन्होंने इस बात पर एतराज किया क्योंकि वो पहलगाम वाला जो इंसिडेंट है उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे और पाकिस्तान को सम और दी अदर अगेन आपको पता है कि इम्प्लीकेट करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि भारत ने ना उससे पहले ना इवन इस फोरम के ऊपर कोई इस तरह के सबूत फराहम किए तो भारत को उस हवाले से नाकामी का सामना करना पड़ा। और ये जो भारतीय मीडिया में हम चीजें देख रहे हैं, उन्होंने स्पिन किया, खबर उन्हीं की तरफ से आई बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि जब ये खबर लीक होगी तो भारत के लिए एक सेटबैक होगा। तो अगर मैं उसको समराइज करूं, उसका क्रक्स ये है कि जो 9 ममालिक थे SCO के वो एक तरफ खड़े हुए थे और भारत जो है वो तनहा था, और उसकी वजह से फिर जैसे मैंने कहा कि फैसले तो कंसेंसस से लिए जाते हैं, तो इस वजह से जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो जारी नहीं होगी। अच्छा, इसमें कामरान अब एक चीज़ मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है कि बलूचिस्तान का जिक्र हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं जाफर एक्सप्रेस का जिक्र हुआ। अब यकीनन उसमें भारत को इम्प्लिकेट तो शायद नहीं किया होगा क्लियर अल्फाज में, क्योंकि SCO के फोरम में इस तरह की बातें जनरली, मतलब मुझे याद नहीं है, इस तरह की बातें शायद की नहीं जाती। क्या पहलगाम के वाक़े को इंसर्ट नहीं किया जा सकता था? मसला शायद सारा ये था कि भारत चाह रही थी कि इसमें किसी तरह पाकिस्तान का नाम भी आ जाए, ये मसला था शायद। देखें, ये बात एक जो आप कह रहे हैं कि जो SCO का फोरम है उसका मैंडेट बड़ा क्लियर है कि आपके जो 2 तरफा मामलात हैं उनको वहां पर नहीं उठाया जा सकता, और जब
पाकिस्तान और भारत को इकट्ठा एक ही साल एडमिट किया गया था, तो दोनों ने ये अंडरटेकिंग दी थी कि वो अपने बायलैटरल इश्यूज, जिस तरह सार्क को इसी वजह से ओवरशैडो कर गया, तो वहां पर वो ये काम नहीं करेंगे। एग्जैक्ट ड्राफ्ट जो है ऑब्वियसली वो मैंने देखा नहीं है। वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान के वाकयात का मामला था, उसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान बराह रास्त, ना ही जो एससीओ का वो मैंडेट है कि आप किसी एक रुकन मुल्क को नाम लेकर के उसको ऑब्वियसली पॉइंट आउट करें। यहाँ पर आई थिंक जो भारत का जो एजेंडा था, तो वो बुनियादी तौर पर जो उनका एक रहा है फोकस, खास करके पहलगाम वाक़े के बाद, कि हमने पाकिस्तान को एज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है वो टेररिज्म करती है उसके पैराए में लेना है, और वो मेरे ख्याल में बाकी जो अरकान हैं उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। इनफैक्ट जो भारत है उसका यही कहना था कि ये जो ड्राफ्ट है ये चाइना और पाकिस्तान की मिली भगत है, और ये जो ड्राफ्ट है दैट इज मोर अलाइंड विद पाकिस्तान इंटरेस्ट्स देन विद इंडिया, या ओवरऑल उसको रिफ्लेक्ट करना। तो भारत का जो असल जो फोकस था कि उनके ऊपर बात ना आए, वो तमाम तर फोकस अगर दहशतगर्दी की बात हो रही है तो वो सारी तवज्जो पाकिस्तान के ऊपर रहे और वो पहलगाम वाले वाक़े को भी बीच में इनकॉर्पोरेट करें, जिसमें भारत तो दहशतगर्द मुल्क नहीं हो सकता। अच्छा, चीन की तो चले समझ में आती है और पाकिस्तान की तो ज़ाहिर समझ में आती है। एक चीज़ जो कई लोगों के लिए शायद थोड़ी सी हैरानकुन हो, वो ये है कि अब इसमें आई बिलीव किर्गिस्तान, रूस भी है, सेंट्रल एशियन सारे स्टेट्स हैं, और रूस मतलब ट्रेडिशनली हैज बीन वेरी क्लोज टू इंडिया। तो रूस ने भी इसके ऊपर साइन कर दिया, भारत ने इसके ऊपर साइन नहीं किया। रूस की इस वक्त क्या आपको पॉलिसी नजर आ रही है कामरान? देखें, रूस बिल्कुल, एक आपको पता है कि भारत के साथ उसके बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर देखें रूस का, तो उसके जो इंटरेस्ट है वो अलाइंड है विद चाइना। वो चाइना के अगेंस्ट तो जा नहीं सकता, और चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो भी आपको पता है। फिर पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप में पिछले चंद सालों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, तो वो पाकिस्तान को भी नाराज नहीं करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई थिंक जो हम यहाँ पर भूल रहे हैं, जो पहलगाम वाला वाकया जिसका इल्जाम वो पाकिस्तान के ऊपर लगाता है भारत, और हर फोरम के ऊपर वो इम्प्लीकेट करना चाहता है, खुद उनके अपने जो इत्तेहादी हैं वो कन्विंस नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके हवाले से कोई ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं दिया गया। इनफैक्ट जो राजनाथ सिंह ने, भारत के वजीर दिफा हैं, जो खिताब किया उसमें उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो पहलगाम वाला वाकया है इसकी ममासलत जो है माजी में जो लश्कर तैयबा ने जो मकबूजा कश्मीर में या भारत में हमले करवाए हैं, ये उससे मिलती जुलती है। मतलब ये अजीब बात है कि वो ये कह रहे हैं कि माजी की जो वाकयात है उनको नजीर बनाकर इसकी बुनियाद पर वो कहते हैं कि ये वाकया भी, इसका लिंकेज जो है पाकिस्तान के पास। और यही वो बुनियादी नुक्ता था जब आफ्टर दिस इंसिडेंट दिल्ली के अंदर जब भारतीय वज़ीर खारजा ने या सेक्रेटरी खारजा ने ब्रीफिंग दी थी डिप्लोमेट्स को, तो वहां पर जब उनसे सवाल हुए तो उन्होंने यही रेफरेंस दिया था, क्योंकि ये एक पैटर्न है, माजी में भी ये हमले हुए हैं, इस वजह से हमारा ख्याल है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। जो मेरे ख्याल में इवन अमेरिका और यूरोपियन जो डिप्लोमेट्स थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। इनफैक्ट कल ही मैं एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन पे मौजूद था, और मेरी कुछ जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स जिनके भारत के साथ क्लोज रिलेशनशिप है, और इस सारे वाकयात के बाद पहली दफा मुझे मौका मिला, इवन वो ये कह रहे थे कि भारत ने ये बहुत एक मेस क्रिएट किया और भारत पहली दफा कोई सबूत देने में नाकाम रहा है। इनफैक्ट उन्होंने यहां तक कहा, जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी, कि जो पाकिस्तान का डेलीगेशन गया EU और जो इंडिया का डेलीगेशन गया, जो उनके पास फीडबैक है, पाकिस्तानी डेलीगेशन परफॉर्म फार बेटर देन द इंडियन डेलीगेशन। ये मैं एक वेस्टर्न डिप्लोमेट की जुबानी आपको बात बता रहा हूं, और वो वेस्टर्न डिप्लोमेट जो इंडिया के करीब हैं। तो ये परसेप्शन है। इनफैक्ट एक और डिप्लोमेट ने तो यहां तक कहा कि पहलगाम वाकये के बाद जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई हुई, तो आमतौर पर मगरिब में पाकिस्तान और भारत की लड़ाई गुड और ईवल की लड़ाई देखी जाती थी, कि यानी कि पाकिस्तान बुरा है, भारत बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से भारत ने अपने आप को कंडक्ट किया, लोगों ने थोड़ा हिस्ट्री देखी, थोड़ा लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन जब मिली, तो उनको रियलाइज हुआ कि ये मामला तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि हम तो अननेसेसरीली पाकिस्तान को बुरा भला समझते हैं। तो आई थिंक ये भारत का जो एक कह सकते हैं ना कि गलत जो उसकी अप्रोच रही है, कि बगैर अब सबूतों के कि जी माइट इज राइट वाली बात है, अब तो हम दुनिया की एक उभरती हुई ताकत है, हमें ना किसी को सबूत देने की जरूरत है, हमें ना किसी को कन्विंस करने की जरूरत है, जो हमारा दिल करेगा वो करेंगे। वो जो सारा स्ट्रेटजी है वो बैकफायर हुई है, और एग्जैक्टली SCO के फोरम के ऊपर भी यही हुआ है कि वो रूस हो या बाकी ममालिक हो, वो यही कहते हैं कि ठीक है आपके कंसर्न्स होंगे जेन्युइन, लेकिन असल इशू ये है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है।
और डोंट फॉरगेट कि जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा है उनकी स्पीच भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने तो खुलकर पहलगाम वाक़े की मजम्मत की है बगैर भारत का नाम लिए। उन्होंने कहा है कि क्या बाकी कुछ जो रियासतें हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ है, इसकी क्या किसी एक मेंबर रुकन ने मजम्मत की है? बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन है, आखिर वो क्यों मजम्मत नहीं करते? तो इसलिए आई थिंक जो बयानिए की जंग हो या ओवरऑल मेरे ख्याल में भारत की अपनी जो एक गलत एक पॉलिसी थी, शायद एरोगेंस उनके अंदर बहुत ज्यादा आ गई थी, वो चीजें अब बैकफायर हो रही हैं। अच्छा, एक और चीज शायद बैकफायर हो रही है, कम से कम मेरा भी ये व्यू है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप इसे एग्री करेंगे या नहीं, और वो है कि हाल में ही, शायद पिछले साल की बात है, भारत ने एक असैसिनेशन कैंपेन चलाई कनाडा में। कुछ लोगों को अमेरिका में भी, जो वहाँ पर जो एक्सपैट 6 रिहाइश पजीर हैं, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की, और ये सारी जो चीज़ एक्सपोज हुई है वो जाहिर है कि वो जो 5 आइज़ की इंटेलिजेंस नेटवर्क है उनकी तरफ से ही एक्सपोज हुई है। क्या आपका ख्याल है कि ये, और ये एक इंतहाई एरोगेंट बात थी मेरी नज़र में कि अब हमारे पास ताकत आ गई, हम किसी को भी उड़ा सकते हैं कहीं भी, क्या आपका ख्याल है कि ये जो अप्रोच है ये भी भारत को महंगी पड़ी है इन वेस्टर्न फोरम्स? आई थिंक बिल्कुल उसने इसको बहुत हिट किया है, क्योंकि भारत के जो अपने क्रेडेंशियल्स हैं उसमें मैं यही कह रहा था ना आपसे कि उनको ये लगता था कि हम जिस तरीके से हमारी अब राइज हो रही है, हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो मगरिब के साथ अलाइंड हैं और मगरिब को हमारी ज़रूरत है चीन के खिलाफ, तो उनका ये ख्याल था कि हम जो मर्जी करते फिरेंगे, कनाडा में जाकर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवा लेंगे, असैसिनेशन करवा लेंगे, तो कोई पूछने वाला नहीं है। अमेरिका में भी उन्होंने अटेम्प्ट की, कामयाब नहीं हुए। तो उस चीज ने आई थिंक एक काफी टेंट डाला है, जो भारत अपने आप को एक विक्टिम कार्ड के तौर पर प्ले करता था ना। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो कनाडा में वाकया हुआ, उसमें आपको पता है कि वो सारी इन्वेस्टिगेशन जो की कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने, उन्होंने तो इवेंचुअली जो अमित शाह हैं, उनके वज़ीर दाखिला हैं, उनको मौरूदे इल्जाम ठहराया। पाकिस्तान के केस में आप जितने बड़े वाकयात हुए हों, जिसमें अगर कहीं ना कहीं लिंकेज वो मुंबई हो या जो भी हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के किसी स्टेट एक्टर को बराह रास्त इस तरीके से इन्वॉल्व किया गया हो। पाकिस्तान ने यही कहा कि हाँ, वाकयात अगर हुए भी हैं तो शायद वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। इंडिया के केस में तो ये एस्टेब्लिश हुआ कि उनके अपने इत्तेहादी वो ये कह रहे हैं कि यस, इंडिया इन्वॉल्व है और बाकायदा तौर पर स्टेट जो है उनकी वो सैंक्शन कर रही है इस तरह की जो किलिंग्स हैं। और उस चीज ने आई थिंक मेरे ख्याल में जो भारत का जो बयानिया है, जो क्रेडिबिलिटी है, जब वो जाकर के दूसरे मुल्कों को ये कहते हैं कि देखें जी हम विक्टिम हैं दहशतगर्दी के, तो फिर लोग वो थोड़ा सा क्वेश्चन भी करते हैं कि आपके अपने क्रेडेंशियल्स क्या हैं। आप तो बाकायदा सैंक्शन करती है आपकी रियासत बाकी मुल्कों में जाकर के, और वो भी मगरबी मुल्कों में जाकर के, जिस तरीके से आप ये टारगेट असैसिनेशंस करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कामरान। मुझसे हमेशा कहते हैं ना यार, प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। भारत कभी बड़ा नहीं बोलना चाहिए। इसराइल में क्या सुरखाब के पर लगे हैं कि वो दूसरे मुल्कों में जाके असैसिनेशन करता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ, क्या ये मेरे से बेहतर है? हाँ, मेरे ज्यादती है, मैं क्या इतना बुरा हूँ? ज्यादती